हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा। कनाडा कैसे जाऊंगा, कनाडा केवी रीते जैस। तो कनाडा आने के बहुत तरह के वीज़ा होते हैं। उनमें से मैं पर्टिकुलरली एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। बाकी के सब जो है उसके लिए आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, या तो वो उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा करके मैं बताऊंगा एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। कनाडा आने के लिए कई तरह के वीज़ा होते हैं। तो ये सब वीज़ा कौन कौन से होते हैं, और वो अगर आप लेने जाओ तो एजेंट आपको कैसे फंसाता है। तो अगर आपको अपने आप ही खुद ही अगर ये कनाडा की फाइल करनी है, तो क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में की है। ये इसलिए ये वीडियो बनाया, ज़्यादा करके मैंने कभी भी इमिग्रेशन रिलेटेड कभी वीडियो बनाया नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि ज़्यादा बहुत लोग पूछते हैं कि भाई आप कैसे गए, वो कैसे जाना, कौन सा एजेंट सही है, कौन सी एजेंसी सही है। तो सारे सवालों का तो जवाब हो नहीं सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक आसान जो भी है एक पॉइंट लेके बनाता हूँ। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगेगा, कोई कमेंट करेगा कि भाई दूसरा वीडियो मैं कैसे कौन से सब्जेक्ट पे बनाऊँ, तो हो सकता है दूसरा वीडियो भी बनाऊँ। तो लॉकडाउन के पीरियड में बहुत टाइम है, तो कोशिश करूँगा। तो देखो देखते हैं, शुरू करते हैं। हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा। इमिग्रेशन टू कनाडा, वो हमारे उन जैसे लोग जो है, जो इसको रियली आना है, जिसको या आप अपने प्रोग्रेस सोचे, या तो डॉलर कमाने के सोचे, कोई भी आपकी सोच हो। लोग एजुकेशन के लिए आना चाहते हैं, तो कोई भी सोच है, लेकिन जिसको आना है उनके लिए ये स्टेप टू स्टेप वीडियो मैंने बनाया है। कोशिश की है, मैंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। इसके लिए आप स्क्रीन पे ज़रूर पूरा ध्यान दें, ताकि अगर कोई चीज़ आपको ज़रूरत है तो वो आप देख सकते हैं बार बार। तो वीज़ा एप्लीकेशन आपको कौन कौन से वीज़ा के लिए करनी पड़ती है, और कौन कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं। तो आप एक स्किल वर्कर कर होके आ सकते हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री में आता है कैटेगरी। और दूसरा जो है कि आप नॉमिनेटेड बाय कैनेडियन प्रोविंस, कोई भी प्रोविंस है उसका प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम चलता है, उसके जरिए भी आप आ सकते हो। स्पॉन्सर, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई कोई प्रोविंस के अंदर रिलेटिव को भी बुलाया जा सकता है। उसकी जो शर्तें हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ इधर है, यार आप आप आपका हस्बैंड इधर है, वाइफ इंडिया में और कोई जगह है, उसको आना है, तो उसको स्पॉन्सर वीज़ा बोलते हैं। कोई पेरेंट्स है, पार्टनर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, और सबके लिए एक जो स्पॉन्सर वीज़ा इसको बोलते हैं, स्पॉन्सर योर रिलेटिव्स, वो टाइप उसमें बैठती है। इमिग्रेट बाय स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड क्रिएटिंग जॉब्स। काफ़ी लोग बिजनेस वीज़ा पे आते हैं। कोई एक सर्टेन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होता है, वो आप cic.gc.ca पे या canada.ca पे आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो canada.ca पे अवेलेबल है, cic.gc पर भी अवेलेबल है, लेकिन वो आपको बहुत डिटेल में देगा। मैंने थोड़ा उसमें से चुने हुए पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप आने का सोचे तो क्या करना है और कितना होगा, नहीं आना है तो उसको भूल जाए। तो इस तरह से मैंने बनाया है। तो बिजनेस वीज़ा पे आ सकते हैं,
स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं, इसके बाद में उसको आपका पीआर होगा, सिटीजनशिप भी हो सकता है। विजिटर वीज़ा पे भी आ सकते हो, वर्क वीज़ा पे भी आ सकते हो, रेफ्यूजी, अटलांटिक पायलट प्रोग्राम, केयर गिवर, नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयड है और आपको कोई बिजनेस दिखा के ऐसे भी आ सकते हो। हेल्थ केयर वर्कर है, ज़्यादा करके नर्स वगैरह के लिए होता है। तो ये सभी तरह के वीज़ा होते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो में बात करूँगा एक्सप्रेस एंट्री पे। तो चलो देखते हैं आगे कि ऐसे मैंने बोला कि मैं पहला एक्सप्रेस एंट्री वाला पोर्शन ही मैं आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द स्किल इमिग्रेंट्स हु वांट टू सेटल इन कनाडा परमानेंटली एंड टेक पार्ट इन कैनेडियन इकोनॉमी। तो जिसको परमानेंटली यहाँ आना है, तो पहला तो ये वीडियो देखने के बाद और भी अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप canada.ca ये जो लिंक लिखी है वो आप पेन से लिख के आप उसके ऊपर ज़रूर जाए। बहुत डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके ऊपर सबसे पहला काम करना है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो एलिजिबिलिटी के लिए चेक करने का टूल्स है, इसका ये लिंक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी उसमें मिल जाएगी, लेकिन वो टूल्स आप यूज़ करेंगे तो उसमें सारा डेटा जो फिल द ब्लैंक आता है, और पूरा फिल द ब्लैंक करने के बाद आपको पूछेगा भी आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप क्या काम करते हैं, कितने साल का, आपका इंग्लिश कैसा है, अपना आइलेट्स दिया है कि नहीं दिया है। जो जो है वो आपका आपके हिसाब से सही और एक्यूरेट आंसर देना है, क्योंकि यही एक बार आप इसमें इंफॉर्मेशन डालोगे, वो हो सकता है आप कंटिन्यू उसमें फिर जब भी आपको फाइल करना है उसी टाइम पे इंफॉर्मेशन डिफर ना करें। तो ये जब भी आप प्रोफाइल बनाएंगे और जो भी डेटा डालेंगे तो उसके बाद एक कोड जनरेट होगा, वो भी आपको सेव करना है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम को बार बार ये इंफॉर्मेशन नहीं डालनी। आप सिर्फ चेक करने के लिए किया है और दूसरी बार नया इन्फॉर्मेशन डालने वाले हैं तो बात अलग है, लेकिन हो सकता है और आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डालो और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से आपको एक जो कोड आएगा वो मिलेगा। तो पहला आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेंगे। कोई भी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट तो लगता ही लगता है, तो पासपोर्ट चाहिए आपको। फिर कनाडा आना है तो कनाडा के लिए लैंग्वेज टेस्ट चाहिए। तो लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो आगे हम देखेंगे। बाद में आपका प्रूफ ऑफ, अगर आप कनाडा में एजुकेशन करके गए या तो बाहर से कोई कंट्री में एजुकेशन किया तो उसका एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट लगता है। वो कौन करेगा, कैसे करेंगे, वो आगे देखेंगे। रिटर्न जॉब ऑफर अगर आपके पास है, या तो आपके पास आप क्वालिफाइड है और वहाँ पे कोई भी आप जो कंट्री में रहते हैं वो कंट्री में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कनाडा में डिमांड में है कि नहीं, वो भी एक देखना है। और लास्ट में आता है प्रूफ ऑफ फंड, मीन्स कितना फंड आप लेके आ सकते हो, आपको कितना फंड लेके आना ही पड़ेगा। तो वो सारी बातें हम आगे आगे देखते जाएंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट का में क्या होता है, आपको ज़्यादा करके लोग आइलेट्स से एग्ज़ाम देते हैं। इंडिया में हम सबको पता ही है कि आइलेट्स क्या है। अगर नहीं पता है तो आप उसको भी आइलेट्स डाल के गूगल कर सकते हैं। तो आइलेट्स में इंग्लिश का टेस्ट है कि आपका इंग्लिश कैसा है, आप क्या बोल सकते हैं, क्या कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना आप स्पीकिंग, रीडिंग, वो सारी 4 कैटेगरी, रिटर्न, वो सारी 4 कैटेगरी आपकी रहेगी और चारों में आपको बैंड मिलता है। तो आपको मिनिमम 6 बैंड लाना है। आइलेट्स का जो रिजल्ट आएगा आपको 6 बैंड लाना है। वो 6 बैंड का इसमें कन्वर्जन करें कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो उसको यहाँ बोलते हैं, वो उसका कन्वर्जन CLB 7 होता है। और अगर आपको होशियार है या आप फ्रेंच का भी ट्रेनिंग लेके आते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। तो वो आपको उसका CLB लेवल होना चाहिए। और CLB के डिटेल के लिए भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, या तो गूगल सर्च बार में आप CLB डालोगे तो भी देख सकें। तो लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट जब आइलेट्स आपने दे दिया और आइलेट्स में 6 बैंड आ गए आपको, आइलेट्स के लिए $320 के अराउंड खर्चा होता है और रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड है। तो आप आइलेट्स देने के बाद क्या करना है, उसका रिजल्ट का क्या करना है।
वो आगे देखते हैं। सो जब भी आप आईलेट देते हो उस दौरान में भी आपको आपने जब भी असेसमेंट आपका खुद का जो किया कि आपका एलिजिबल है कि नहीं, तो उसी वक्त आपको ये चीज़ भी करनी चाहिए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट। आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आईलेट्स में अच्छा स्कोर लाएंगे तो आप ये भी साइड बाय साइड कर सकते हो, लेटर भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि राइट अवे करो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कर सकते हो। तो एजुकेशनल क्रेडेंशियल रिपोर्ट क्या है? एजुकेशनल क्रेडेंशियल रिपोर्ट वो एक्चुअली इक्विवेलेंसी है कि आप कोई भी कंट्री में, इंडिया में क्या पढ़े हो, उसका कैनेडियन लेवल क्या है। तो वो इसके लिए वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस WES जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे और उस पर जाके आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अप्लाई करेंगे कि भाई मेरा एजुकेशन, मैं इधर मैंने फार्मेसी किया है, मैंने अकाउंटिंग किया है, मैंने बिजनेस किया है, और वो जो भी सारे यूनिवर्सिटी का और ग्रेजुएशन के जो भी सर्टिफिकेट है वो आप वगैरह चीज़ें डालेंगे तो आपको वो एक इक्विवेलेंस या एजुकेशनल क्रेडेंशियल रिपोर्ट देगा। ओके भी हाँ, आपका वैलिड है, आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड है, आपने सही जगह पे एजुकेशन लिया है, प्रॉपर एजुकेशन लिया है, और कनाडा में वगैरह में दोनों में सेम सिमिलरिटी ये है, तो ये आपको उसका पॉइंट्स मिलता है। तो आप उसका $300 के तरीके का खर्चा आता है। अगर आप उसका जो भी रिजल्ट का डिलीवरी वगैरह वो जो भी चार्ज है वो ऑनलाइन है, 300 के आजू बाजू ही आप पकड़ दो। उसके लिए आपको 6 से 8 वीक तक का टाइम लग सकता है, तो आप एडवांस में प्रिपेयर रहिए कि मुझे ये करना है। इसके बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनानी है। आपके पास एजुकेशन रिपोर्ट आ गया, एजुकेशन असेसमेंट रिपोर्ट आपके पास, आईलेट्स है, आपको पता है सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, जिसकी भी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह लगेगी वो भी सारे कुछ आपके पास है। तो आप canada.ca पे जाके अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाएंगे। जो आपने पहले जो असेसमेंट जब किया रहेगा तो वो भी आप ले सकते हो। आपने उसे जो कोड जनरेट किया है वो आप उसमें डाल के आगे इंफॉर्मेशन भर सकते हैं, या तो नया भी इंफॉर्मेशन भर सकते हो। कंप्लीटली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको, आईलेट्स का स्कोर डाल दो, ECA का वगैरह डिटेल डाल दो, फिर बाकी जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर है वो बस फॉलो करते जाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो पूरी कर देनी है, उसके लिए 60 डेज आपको मिलते हैं। तो हर बार आप सेव करते जाओ और फिर बाद में आप अपग्रेड करो, लेकिन जो भी ज़्यादा करके कोशिश करो कि एक्यूरेट हो, और उस जो भी आप लिखते हो उसका प्रूफ हो। मैंने ग्रेजुएशन किया है फार्मेसी में, लेकिन मेरे पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है, जो भी है आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना है उसका कोई कॉस्ट नहीं, आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। आपके 60 डेज है आपको उसको वो करने के लिए। अभी एक बार आप सोचेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री में मैंने प्रोफाइल बना दिया, अभी में कुछ चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हो, आपका और आपका स्कोर भी आप अपग्रेड कर सकते हो। कि क्योंकि एक बार एक्सप्रेस एंट्री में आपका पूल हो गया तो उसके बाद वो पूल में आ गए आप। वो जो पूल है वो ITA के लिए काम में आता है कि जब भी आपका राउंड होगा, इनविटेशन ऑफ राउंड, जो इनविटेशन का जो आपको मिलने का मौका मिल सकता है वो हाईएस्ट स्कोर पे, ज़्यादा करके 440 एंड अबव स्कोर है तो आपको इनविटेशन जल्दी से मिल सकता है। तो इनविटेशन के बाद 8 महीना के 10 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपके पास, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको इनविटेशन नहीं मिलता, आपको स्कोर लो है, तो आप क्या क्या कर सकते हो कि भाई आप कोशिश करो कि आपका लैंग्वेज स्कोर ऊपर ले जाओ। आपके पॉइंट 6 है, 6 आईलेट बैंड है, 7 भी हो सकता है, आप बार बार एग्जाम देंगे तो। आपका एजुकेशन में कोई छोटी सा आपको लगता है ये ऐड करने से आपको 6 महीना का कोर्स है करके आप फ्रेंच का कोर्स कर दिया, किसी ने और भी कोर्स कर दिया, तो एजुकेशन का भी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अगर आपको सर्च, आप अच्छे गूगल के सर्च हो सर्च कर सकते तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको कहीं भी मौका मिल सकता है। आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी अगर थोड़ा कम पड़ता है, किसी को 4 साल का कि 2 साल का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 महीना और बढ़ा के बाद में मैं फाइल करूँगा, तो वो भी आप कर सकते हो। वैलिड जॉब ऑफर भी अगर आपके पास अगर मिल सकती है, कहीं से भी कोई सोर्स है, कोई jobbank.ca एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट भी देख देख के भी आप वो स्कोर बढ़ा सकते हो। फिर आपको जो भी प्रोफाइल है आपकी वो एक्यूरेट, मैं बार बार बोलता हूँ एक्यूरेट रखनी है।
अगर उस एक्यूरेट इस हिसाब से, कभी बताया आपने एक बना दिया एक्सप्रेस सेंटर पे प्रोफाइल, बाद में आपने जॉब चेंज कर दी, अगर आपका मैरिज हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, आपने लैंग्वेज टेस्ट इंप्रूव किया, आपने लॉज नया जॉब गेन किया, या तो जो करंट जॉब है लूज किया, तो वो सारी चीज़ें है ना, अगर जो जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर है वो आपको अपडेट ही रखनी है, क्योंकि कोई भी गलती आपकी फाइल को रिफ्यूज करवा सकती है, आपको डिसमिसल इनवैलिड करवा सकती है, 5 साल के लिए बैन भी कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन आप एक्यूरेट रहेंगे तो ज़्यादा करके कोई इतना, ये तो जस्ट मैंने आपको अवेयरनेस के लिए बोलता हूँ। और आपको एक चीज़ की ज़रूर करना है कि आप कैनेडा डॉट जिस सी ए का पे आपको सब्सक्राइब करके रखेंगे, आप सोशल मीडिया के चैनल में सब्सक्राइब करके रहेंगे, फेसबुक पे सारे ग्रुप है जो इमिग्रेंट रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो आपको एक्सप्रेस सेंटर में क्या चल रहा है, कितना स्कोर चल रहा है, पूरी तरोताज़ा इन्फॉर्मेशन वो लोग बड़ी अच्छी तरह से देते हैं, तो आपको वो करना है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रखनी है। फिर आपको वेट फॉर द ड्रॉ टू रीच योर स्कोर, आपका स्कोर जितना है आपने बढ़ाया स्कोर, फिर तो आप इनविटेशन के लिए राउंड ऑफ इनविटेशन जो आपको होता रहेगा, हर 3-4 वीक में बाद इनविटेशन होता रहेगा, 3,000-4,000 लोगों का इनविटेशन होता रहता है, और वो आपको स्कोर अगर नीचे गया, हो सकता है आपको मौका मिल जाए, तो आपको उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। वो तो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, लेकिन आपके गलत ईमेल आईडी डाला है, अभी आप ईमेल यूज़ नहीं कर रहे हो, ईमेल आईडी अपने कंपनी का ईमेल आईडी डाला है और आप वो कंपनी में ही नहीं है, ऐसा नहीं होना है। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि वो एक्यूरेट आप इन्फॉर्मेशन आप सी रोड जिस जगह पे रहेगी, एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल पे रहेगी, और वो आपको राइट टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहेगी, मिलती रहेगी, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है। सो आपको अगर एक बार इनविटेशन मिल गया, आपको स्कोर अच्छा आ गया, चलो इनविटेशन में मिल गया, खुश होंगे। इनविटेशन टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंट, तो आपको वो मैसेज मिलेगा, वो बताएगा कौन से प्रोग्राम में आप सिलेक्ट हुए हैं और आपको क्या करना है। यू विल नीड टू शो द प्रूफ ऑफ इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन यू गेव इन योर एक्सप्रेस एंट्री, आपको जो भी एक्सप्रेस एंट्री में आपने लिखा है उसका प्रूफ अभी लगेगा। अभी वो जब सबमिट करेंगे तो उसके लिए 60 डेज का टाइम है, और इसके बाद वो इंफॉर्मेशन आपको एसेस होगी। ये होने के बाद आपको जो एक बार आपने वो भी इंफॉर्मेशन उनको दे दी, इसके बाद आपको जो इनविटेशन आया, तो इनविटेशन के बाद आपको ट्रैवल प्लान करना है, आपको वो जो फॉर्म आएगा उसके साथ आपको डिजिटल फोटोग्राफ अपलोड करना है, आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी एप्लीकेंट का ही देना है। अगर वाइफ जॉब नहीं करती है तो फिक्र नहीं है, आपने लिखा ही नहीं है तो आपको वो नहीं करनी है। आपको फंड मेडिकल इन टेस्टिंग के लिए आपको अगर कहीं जो भी सिटी में रहते हो आसपास में कहीं तो भी वो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आपके नज़दीक में यहाँ यहाँ वहाँ 5 हॉस्पिटल है, उसमें जा सकते हैं आप। जैसे आपका अलर्ट का स्कोर जो आपको अपग्रेड किया है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो सारा अपने ऑनलाइन भी जमा होता है और पोस्ट से भी होता है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको क्या करना है। वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ही रहेगी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँगा ये होगा तो ऐसा नहीं होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम पे चेंज होती है वही आपको फॉलो करनी है। आपको फॉलो करना है आपका जो फॉर्म आपको दिया है वो। और जो मेडिकल पीसीसी का जो नॉर्मलाइज खर्चा होता है, तो 300-350 का मैं अंदाज रखता हूँ, इतना डॉलर का खर्चा होता है। फिर अगर सारा कुछ आपने उनको जमा करवा दिया, जो भी तरीका है वो तरीके से, इसके बाद पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आएगी, पासपोर्ट मंगवाएंगे आपको स्टैम्प के लिए। अगर सब सही है तो पासपोर्ट के टाइम पे प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा, तो वो 825 कैनेडियन डॉलर प्लस 500 दूसरी फीस है, तो वो 1300 समथिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर बच्चे हैं तो 229 पर चाइल्ड के लिए भी आपको भेजनी पड़ेगी। वो 3-4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम उसका रहता है, तो दरमियान में आपको वेट करना है। वेट करते टाइम आपको प्रिपेयर रहना है कि भी आपको क्या करना है।
कि कहाँ जाऊँगा, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई रिलेटिव है उसके बात करो, इससे इन्फॉर्मेशन लो, कोई ग्रुप में है सोशल मीडिया के उससे इन्फॉर्मेशन लो भी, मैं यार मैं ये कैटेगरी में आता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी जॉब मिलेगी, उसकी प्रिपरेशन करो, आपका रिज्यूमे बनाओ। तो ये सारे प्रिपरेशन मीनवाइल आपको एक बार फिर वीज़ा स्टैंपिंग आपको वीएफएस में भेजना पड़ेगा। तो नज़दीकी वीएफएस सेंटर में जाके भी दे सकते हो, वो नॉमिनल फ़ी लेके आपको वो सारा दे देंगे। बाद में कंफर्मेशन ऑफ पीआर आपका आ गया कि भी चलो आपका आप पीआर करके अभी आ सकते हो। आपका जो पासपोर्ट आया मंगवाया था उसमें पीआर का स्टिकर लगा के वापस आ गया, अभी आप वो आ सकते हो। तो उसके वीज़ा मिलने के बाद 1 साल के अंदर तो आना ही आना है, या तो जो डेट उन्होंने लिखी है इसके पहले आपको यहाँ पहुँचना है। इसके लिए मैंने बोला कि पहले सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर कर वो रिलेटिव से बात करो वगैरह। सो वीज़ा आने के बाद आप ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो, या तो एडवांस में ट्रैवल प्लान कर सकते हो, सस्ता एयरलाइंस, या तो आपको जो भी अच्छा लगे वो हिसाब से आप कौन से सिटी में जाना चाहते हो, कौन से सिटी में आपको लैंड होना है। अगर आप वो अपने पहले से डिसाइड आपका जॉब स्कोप कहाँ ज़्यादा है उस हिसाब से अगर आपने सोच के रखा है तो उस हिसाब से प्लान करके ये एक बार कनाडा में लैंड हो जाओ। लैंड होने के बाद पीआर का प्रोसेस होगा, 2-3 महीने में आपको पीआर कार्ड मिल जाएगा। आपको पीआर कार्ड मिलने तक यहाँ रुकना है। अगर आपको वापस क्लोजिंग के लिए जाना है, कोई लोग ऐसा सोचते हैं यार वहाँ जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करूँगा, तो 2-3 महीना का आपको वैकेशन मिलता है, तभी ऐसा ही प्लान करना, नहीं तो सब छोड़ के आ सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल अटैचमेंट, सोशल अटैचमेंट, जॉब का अटैचमेंट रहेगा, तो उसको लिए आप 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, इससे कम समय में पीआर कार्ड आ जाता है। एक बार पीआर कार्ड आ गया आप वापस ट्रैवल भी कर सकते हो, पूरा फैमिली इधर सेटल करके भी जा सकते हो, और यहाँ जॉब ढूंढने में भी आपको वो रहेगा। इसका पीआर होने के बाद आपको 5 साल में 730 दिन तो इधर रहना ही रहना है, तब जाके आप पीआर को रीअप्लाई अगर करना है तो कर सकते हो। अगर सिटीजनशिप लेनी है तो 5 साल में 1095 डेज मिनिमम एक कंट्री में रहना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो जो मैंने कुछ चीज़ें मैंने ऐसे बोली है कि जो ज़्यादा करके लोगों को नहीं मालूम है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि सीएलबी जब भी मैंने बोला है तो कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क हो गया, ईसीए बोला है तो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो गया, ईई बोला तो एक्सप्रेस एंट्री हो गया, आरओआई बोला है जब तक वो राउंड ऑफ इन्विटेशन हो गया, आईटीए इन्विटेशन ऑफ अप्लाई हो गया, फिर को पीआर तो कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी, पीपीआर बोला है तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है, एंड पीआर जही बोला है तो परमानेंट रेसिडेंसी, वो उसका मीनिंग होता है। अच्छा, तो मैं एक डिस्क्लेमर लिखा है कि भाई प्राइस, प्रोसेसिंग टाइम एंड प्रोसेस वो कैनेडियन लॉ के हिसाब से चेंज होता रहता है। जब भी मैंने आज बोला है तो मैंने आज के लिए चेक किया है और इस हिसाब से मैंने लिखा है। अगर कोई भी गलती है तो वो मेरी है। आपको cic.gc.ca वेबसाइट पे जाना है और कंफर्म करना है। अगर लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ज़्यादा करके सही होगी, सही है। और canada.ca करके भी आप जा सकते हो और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप यहाँ जो आओगे तो ज़रूर मिलना, मुझे खुशी होगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे और आएंगे ये वीडियो देख के, ये मेरे सबसे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। आजू बाजू साफ सफाई रखे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे।